हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं 9th क्लास के साइंस और जिसमें 10th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। 10th चैप्टर है ग्रेविटेशन। चैप्टर रीडिंग के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो बीच में जो इसके दिए हुए होते हैं क्वेश्चन वो साथ में ही कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज अ कॉज ऑफ मोशन। हमने 8 और 9 चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वही कारण होता है मोशन का। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो हिलती है। वी हैव लर्न दैट फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज द स्पीड ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फोर्स होता है उससे क्या चेंज होता है, स्पीड और डायरेक्शन जो होती है, और जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बदल जाता है। मतलब एक स्पीड चेंज हो जाती है, दूसरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और तीसरा उसका मोशन चेंज हो जाता है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल टूवर्ड द अर्थ। जब भी हम किसी चीज़ को हाइट से फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ आती है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमें पता है कि जितने प्लैनेट्स हैं सारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। मून गोज अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द प्लैनेट्स एंड द मून। इन सभी केसेस में यहाँ पे कुछ एक फोर्स है जो काम कर रहा है इन ऑब्जेक्ट पे, इन प्लैनेट्स पे और मून पे। ठीक है। इशाक न्यूटन कुड ग्रास्प द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। जो न्यूटन थे उन्होंने ये चीज़ पकड़ी कि जो कुछ फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। जो ये एक ऑर्बिट में घूमते हैं इस तरह से, एक फिक्स जो उनका पाथ है उसमें वो रिवॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, कुछ फोर्स है उसकी वजह से होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे और जो लॉ है ग्रेविटेशन का उसे भी पढ़ेंगे। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। जो हमें मोशन है ऑब्जेक्ट का डिस्कस करना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अर्थ के इन्फ्लुएंस में, उसे भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के, उसके इन्फ्लुएंस में होता है, उसे पढ़ना है। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमें ये भी पढ़ना है कि जो किसी भी बॉडी का वेट है वो अलग अलग क्यों होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इन लिक्विड। और हम लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं उसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो अर्थ का फोर्स है उससे ग्रेविटेशन रिलेटेड है। We know that the moon goes round the earth. An object when thrown upward reaches a certain height and thus fall downward. हमें पता है कि अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाती है और फिर से वापस गिर जाती है। इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, ऐसा कहा जाता है कि जब न्यूटन साहब जो पेड़ के नीचे बैठे थे तब क्या हुआ, एन एप्पल फैल ऑन हिम। एक सेब जो है उनके ऊपर गिरा। द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। जब ये एप्पल गिरा तब न्यूटन ने सोचना शुरू किया, या फिर कह सकते हो कि जब एप्पल गिरा तो उस एप्पल ने उसे सोचने पर मजबूर किया। ही थॉट दैट इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। क्या ये एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो मून को नहीं कर सकती। मतलब जो मून इसके चारों तरफ एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता है, घूमता है, क्या वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इज़ द फोर्स इज सेम इन बोथ केसेस। इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। ही कंजक्टेड दैट सम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उसने ऐसा अनुमान लगाया कि कुछ एक फोर्स है सेम तरह का जो कि रिस्पॉन्सिबल है दोनों केसेस में। ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल टूवर्ड द अर्थ। उन्होंने ऐसे बहस भी की कि अपने ऑर्बिट में ये हर पॉइंट पे अर्थ की तरफ गिरता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन।
ये स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले इस सपोज़ ये मून है, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये इस तरह से या इस पॉइंट पे भी इधर जा सकता है, इस पॉइंट पे भी इधर जा सकता है, लेकिन ये नहीं जाता क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे अर्थ की तरफ गिरता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, तो इसलिए ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ, पर हमें ये दिखाई नहीं देता कि जो मून है वो गिर रहा है अर्थ की तरफ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। सबसे पहले हम ये देखते हैं, टेक ए पीस ऑफ थ्रेड, हमने एक धागा लेना है, टाई ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड, इसके वन एंड पे एक स्मॉल स्टोन को बांधना है, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, दूसरे जो एंड है धागे का उसको होल्ड करके रखना है, वॉल इट राउंड, और इसे घुमाना है जैसे फिगर में आपको दिख रहा है। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, आपने स्टोन का जो मोशन है वो नोट करना है। रिलीज द थ्रेड, अब धागे को रिलीज करना है। अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन, फिर से आपने उसका डायरेक्शन नोट करनी है। क्या करना है, एक पत्थर बांध लेना है, दूसरी तरफ से इस धागे को पकड़ लेना है और नोट करना है। अब जब उस धागे को आप घुमाएंगे तो उसका मोशन करना है नोट, और फिर उसको रिलीज़ कर देना है उस मोशन को, मतलब आप अब घुमाना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है मोशन की। स्टोन डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ऐसे जब आप करते हो तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होती है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, जैसे ही थ्रेड को आप रिलीज करते हो, द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जिस तरह से हम समझ रहे थे कि हमारा मून जो है वो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय वो घूम रहा है, इसी तरह से ये भी जो स्टोन था ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी चेंज कर रहा है। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन, जिस कारण से ये एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, ये इस बॉडी को मूव करने के लिए, मतलब मूव करते हुए रख रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, और जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जो सेंटर की तरफ लालसा रखे, इच्छा रखे, इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है उस सभी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स आप कह सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इस अगर ऐसा नहीं होता, ये फोर्स नहीं होता, स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी ए टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो फोर्स जो स्टोन है वो एक सीधी लाइन में चला जाता और सर्कुलर पाथ पे वो टेंजेंट होता, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ये आपको समझना है। एक बार नई टर्म आती है जब भी आप उसको अच्छे से देखो, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है हमारा। इस सर्कुलर पाथ पे अगर किसी भी पॉइंट पे हम कोई लाइन खींचते हैं, सपोज हमने यहाँ पे खींच दी या यहाँ पे खींच दी, तो जहाँ पे ये लाइन टच हो रही है वो इसका टेंजेंट है। ए स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन और ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब ये लाइन सिर्फ एक इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो ये इसका टेंजेंट है। स्ट्रेट लाइन ए बी सी इज टेंजेंट टू ए सर्कुलर पॉइंट बी, ठीक है। ए बी सी भी लिख सकते हो आप, मैंने ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैंने ये लिख दिया। ए बी सी बी पे टच कर रही है तो वो उसका टेंजेंट है। इस तरह से आप इसको समझेंगे। द मोशन ऑफ द मून राउंड द अर्थ, जो मोशन है मून का अर्थ के अराउंड, इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। उस पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से वो उसके चारों तरफ घूम रही है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है, हमारी अर्थ ने प्रोवाइड किया है।
इफ देर वर नो सच फोर्स, अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता, द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, तो मून क्या करता? अगर ऐसा फोर्स ही नहीं होता तो हमारा मून एक सीधी लाइन में चला जाता, अर्थ कहीं रह जाती और मून कहीं चला जाता। इट इज़ सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, ऐसा देखा गया कि जो फॉलिंग एप्पल है, जो पेड़ से गिरता हुआ एप्पल है, वो अट्रैक्ट हुआ है अर्थ की तरफ। डज द एप्पल अट्रैक्ट अर्थ टू, इसमें क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? अगर ऐसा है, वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड एन एप्पल, वाई? अगर ऐसा है तो हम अर्थ को एप्पल की तरफ जाते हुए क्यों नहीं देखते? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। थर्ड लॉ जो मोशन है, आपको याद होगा, है ना, कि हर एक चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर एप्पल भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को, तो बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के, ऑब्जेक्ट का कोई मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द मास ऑफ द एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ। जैसे यहाँ पे दोनों के मास को अगर कंपैरिजन करें तो एप्पल का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। ये इस तरह से समझ लो कि अगर आप समुद्र में 1 चम्मच पानी डालोगे, 1 बाल्टी पानी डालोगे, या जितना आप सोच सकते हो उतना पानी डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा समुद्र में कितना पानी ऊपर आ गया है? नहीं समझ सकते। तो इसी तरह से जो एप्पल का मास है वो तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द एप्पल, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता कि जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ मूव कर रही है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द मून। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसी सेम सिचुएशन में कि जो मून का भी अपना कुछ वेट है और अर्थ का भी कुछ वेट है, तो मून का वेट नेग्लिजिबल हो सकता है अर्थ के कंपैरिजन में। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो राउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। मतलब यहाँ पे भी कुछ फोर्स है सन और प्लैनेट के बीच में। फ्रॉम द अबोव फैक्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट ओनली वन, नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल द मून, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमने यहाँ पे सिर्फ एप्पल और मून का एग्जाम्पल तो लिया है, लेकिन हर एक चीज़ अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हर चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये हमारे फोर्स, इनको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए, ये है हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसका इधर है और इसका इधर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी। तो फोर्स क्या है? फोर्स है इज इक्वल टू जी एम एम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास और डिस्टेंस इनकी यहाँ पे मेन है। ये जी एक्चुअली कांस्टेंट है, इस तरह से आप निशान आएगा, ये जी कांस्टेंट रहेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो अगर बहुत छोटे छोटे मास हैं, देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मास m, ए का जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास m और छोटा है उसका स्मॉल m। इनका डिस्टेंस है d एक दूसरे से, जैसे फिगर में दिख रहा है। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स F अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक एक स्टेप में उसको करते हैं। F किसके प्रोपोर्शनल है? उनके मासेस के प्रोपोर्शनल है। एंड द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज उनके, फिर वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो आपको डी को नीचे लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा
क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको उसके सामने लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास इंटू मास अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली को क्या हो गया, अब ये जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज गिव्स। अगर हम इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जी डी स्क्वायर क्या है, एफ के पास चला जाएगा और ये हमारा इक्वेशन नेक्स्ट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम क्या करते हैं, हमारा डी ऊपर चला गया था तो हमने जी को निकालना है यहाँ पे। ठीक है, जी को एक साइड रखेंगे और जी के साइड में जो एम एम थे वो जो यहाँ पे एम एम थे, जी इंटू एम एम, अब ये एम एम जो मास है वो नीचे आ जाएगा फोर्स के और डिस्टेंस की। ऐसा यूनिट जो जी की है ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास, इनकी क्या है, इनकी वैल्यू रखने के बाद हमें ऐसा यूनिट मिल जाएगी, क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने इनकी यूनिट फाइंड आउट की थी सेंसिटिव बैलेंस के थ्रू। जो एक्सेप्टेड जी की वैल्यू है वो है 6.673, है ना, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू है ये, है ना। बहुत सारी ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आप ये भी याद कर लो कि ये वैल्यू कहीं पे पुट करनी पड़ जाए तो आप ये कर सको। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोजली। आपने कैलकुलेट करना है, निकालनी है ये वैल्यूज़, आप या आपके दोस्तों के साथ बैठ के ये कर सकते हो। कंक्लूड हाउ डू यू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। और आपने ये भी बताना है कि जब हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो आप क्यों नहीं करते हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 10.1, जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपने ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट आप खुद से करेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना आप पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।